संविधान यानी हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ। बस इसी की जानकारी लेते हैं और एक संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे हम संविधान के बारे में और संविधान से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो संविधान है ये कहां से आया, क्यों आया। तो ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित था, जो नेशनलिज्म की भावना थी उससे प्रेरित था और ऐसे वर्ग ने इसे बनाया जिनका समाज से गहरा संबंध था। अब संविधान का मतलब क्या है? तो संविधान का मतलब है ऐसे बुनियादी नियम जिसे पूरा का पूरा समाज माने ताकि उसमें समन्वय और विश्वास बना रहे। यह तो इसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है। अब बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो सबसे पहले यहां पर संविधान बनाने के लिए आई थी एक संविधान निर्मात्री सभा, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। बिल्कुल सही सुना आपने, 9 दिसंबर 1946, यानी हमारे स्वतंत्रता से भी पहले। भाई अंग्रेजों की तो शर्त भी यही थी कि पहले आप अपने संविधान को बना लें, उसके बाद ही हम आपको सत्ता का स्थानांतरण करेंगे, सौंपेंगे। तो इसी शर्त के आधार पर कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर 1946 को जब ये गठन हुआ तो इस संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा मात्र 2 दिन अध्यक्ष रहे, केवल 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद इसके स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिए गए थे 11 दिसंबर 1946 को, और वो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें हम अपने देश का प्रथम राष्ट्रपति कहते हैं। इसी संविधान निर्मात्री सभा ने इन्हें राष्ट्रपति के तौर पे चुना था। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का यानी संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया गया। अब बारी आती है कि यहाँ पर कुल कितने मेंबर थे संविधान सभा में? तो 389, 389। इन 389 में से कुछ तो थे देशी रियासतों के, कुछ थे हमारे ऐसे मेंबर्स जो कि ब्रिटिश कमिश्नर क्षेत्र के थे और कुछ ब्रिटिश प्रांत के थे। तो 389 कुल सदस्य संख्या थी यहाँ पर। और अब जब ये संविधान निर्मात्री काम कर रही थी तो सबसे पहले बात है कि इसका उद्देश्य क्या हो। वही उद्देश्य जिसे आज हम अपनी प्रस्तावना कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव बता सकते हैं कौन लेके आया? अगर आप सोच रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो गलत सोच रहे हैं। किसी उद्देश्यों का प्रस्ताव लाने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये उद्देश्यों का प्रस्ताव लेके आए। और जैसे ही उद्देश्यों का प्रस्ताव लाए तो यहाँ पर बात फिर एक नई आती है कि संविधान को बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जो इसका ड्राफ्टिंग कर सके। इसलिए इस कमेटी का एक और नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर कह दो प्रारूप समिति। इसमें सदस्यों की कुल संख्या थी 7 और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो ये इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब इसी से जुड़ी कुछ और जानकारियां कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर जब संविधान बना तो कितना समय लगा? पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और ये बन के तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को। अब वैसे तो इसी दिन लागू भी हो जाना चाहिए था, तो बिल्कुल इस दिन लागू हुआ, लेकिन आंशिक रूप से, क्योंकि पूर्ण रूप से इसे लागू होने में 2 महीने का समय और लगा। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इस तिथि के, इस डेट के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ही संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। और इसी दिन हम कहते हैं कि गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र की बात भी हम करेंगे, लेकिन इस समय बात आती है कि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो हम अपना राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराते हैं। इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी एक समिति थी। वैसे बता दूं कि इस राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन की थी वो डिजाइन करने वाले थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, बिल्कुल आज जिस ध्वज को आप देख पाते हैं वह ध्वज, उसके डिजाइन का काम किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। और जब हमारा ये देश
पूरी तरह से संविधान बना के रेडी हो गया, तो अब हमारे देश को आवश्यकता थी प्रथम राष्ट्रपति की, और यही वो राष्ट्रपति थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। बात अभी कर चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान निर्मात्री सभा ने ही डायरेक्ट इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत कर लिया। तो प्रथम भारतीय मनोनीत राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब यहां पर फिर बात करते हैं कि जब संविधान पूरी तरह से बन के रेडी हो गया, तो आप देखो यहां पर कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल मिलाकर यहां पे अनुच्छेद की संख्या थी 395, 395 आर्टिकल्स। इसीलिए हम अपने देश के, मतलब हमारे भारत के जो संविधान है, उसे पूरे विश्व में सबसे लंबा बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में अनुच्छेद 395 ही है। हाँ बिल्कुल, प्लस माइनस चलता रहता है, प्लस चलता रहता है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो कितना है? 395। और अनुसूचियां बढ़कर हो गई है कितनी? 12 अनुसूचियां हो गई है। तो पहले थे 395 और 8 अनुसूचियां, अभी है 395 प्लस 12 अनुसूचियां। आपको बता दूं कि संविधान में एक उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर जो प्रस्तावना या उद्देशिका थी, वो बताता है संविधान का ध्येय क्या होगा, और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन भी किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे हम इसी उद्देशिका के संदर्भ में। तो प्रस्तावना जो है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि ये संविधान का ही एक भाग है, और केशवानंद भारती के वाद में इसे संविधान का अंग माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वाद है केशवानंद भारती वाद, 1973 के बाद इसे संविधान का ही अंग माना गया है। और उद्देशिका में जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टार्ट होता है हम भारत के लोग, और लास्ट में हम कहते हैं इसे हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थित करता है। और यहीं पे बताया गया है कि इस तरह से भारत के लोग जो हैं वही सर्वोच्च संप्रभुता रखेंगे। यानी अल्टीमेटली कहे तो सबसे बड़ा पावरफुल कौन? तो देश की जनता। अब यहां पर भारत को 26 जनवरी 1950 को जब, जिसको हम कहते हैं संविधान घोषित किया गया, तो इसका मतलब गणराज्य बन गया, रिपब्लिक घोषित किया गया। इसका तात्पर्य यहां पर सीधा सपाट यह है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष कहने का मतलब राष्ट्रपति या राजा कह दें, वो हमारा निर्वाचित होगा, इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटरी, यानी आनुवांशिक नहीं होगा। यानी ब्रिटेन में जैसे महारानी का सिस्टम चलता है हायरार्की से, उस तरह का सिस्टम यहां पर नहीं होगा हेरिडिटरी से। हमारा राष्ट्राध्यक्ष देश की जनता द्वारा निर्वाचित होगा। और इस उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका को न्यायालय में लागू या प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब यहां पर मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जान लेते हैं। तो संविधान के अंतर्गत सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भाग 3 में आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको दिखाई देंगे। और भाग 4 क जो बाद में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों को लेकर जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 51 क में, यानी भाग की बात करें तो 4 क, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क के अंतर्गत इस मूल कर्तव्य का समावेश किया गया। और इसको लाने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी ये अधिनियम इस मूल कर्तव्यों की स्थापना करता है भारतीय संविधान में। अब जहां तक बात आती है कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में डिफरेंस क्या है, तो मूल अधिकार तो हमारे बुनियादी अधिकार है, जिसे हम अदालत में चुनौती भी दे सकते हैं। लेकिन मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटीज है, जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के इस डिफरेंस के बाद सीधा देखते हैं कि अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य हैं, ये किस देश की देन है। तो आप कहेंगे भाई ये पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम कहते हैं यूएसएसआर, इस देश से प्रेरित हमने इसे अपने देश में अपनाया। और अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो केवल एक जापान ही ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो हमारे जैसे मूल कर्तव्यों की स्थापना करता है। तो एक जापान और दूसरा भारत, ये मूल कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। मूल कर्तव्य की बात करें तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है।
और यहाँ पर मूल कर्तव्यों की जो स्थापना हुई थी, जो 10 मूल कर्तव्य थे, उसके लिए सिफारिश करने वाली एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो 1975 में बनी। और बिल्कुल 1976 के अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में स्थापित किया गया था। और मूल कर्तव्यों को बाद में और प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति भी गठित की गई थी। मूल कर्तव्य कुल कितने हैं? तो यहां पर हमारे पास आज की तारीख में 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, लेकिन बाद में 11वां एक और जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो यहां पर टोटल 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां जो मूल अधिकार जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्या कहता है ये अंतिम मूल कर्तव्य? तो ये बताता है कि अभिभावक या माता पिता या संरक्षण का ये दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक को यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यानी ये शिक्षा का अवसर प्रदान करने का जो मूल कर्तव्य है, ये 11वें मूल कर्तव्य के रूप में स्थापित हुआ है। ये थी हमारे संविधान से जुड़ी और खास तौर से मूल कर्तव्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे वीडियो लेके और भी आपके साथ आता रहूंगा। अगर आपको इसके संदर्भ में कोई भी पीडीएफ या पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चाहिए, तो आप श्रीजी स्टडी सेंटर, बिल्कुल वापस सुन लें, श्रीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां पर आपको कंप्लीट इसका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दिख जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।